नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। संसद में आज सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। महंगाई से लोगों को राहत की उम्मीद। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का फाइनल बजट। भोपाल में सीएम शिवराज की कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। आज आईजी और एसपी से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। कानून व्यवस्था पर होगी बातचीत। मंदसौर के गांधी सागर डैम में आज से शुरू होगा फ्लोटिंग फेस्टिवल। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर करेंगे उद्घाटन। होंगे एडवेंचर एक्टिविटीज। कटनी में बेखौफ बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। गिरफ्त में दोनों आरोपी। 2 पिस्टल समेत जिंदा कारतूस जब्त। जबलपुर से फरारी काटने पहुंचे थे बदमाश। ठंड से फिर ठिठुरा मध्य प्रदेश। 30 से ज्यादा जिलों में बढ़ी ठंड। ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश का दौर जारी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही शीतलहर। और भारत न्यूजीलैंड के बीच आज आखिरी T20 मुकाबला। सीरीज जीतने मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें। तो हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और देश का बजट आज पेश होने वाला है। मध्य प्रदेश के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इस बुलेटिन में उस पर बात करेंगे। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का बजट पेश करने जा रही हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए आयकर के मोर्चे पर इस बजट में क्या खास रहने वाला है, मकान कर्ज को लेकर क्या राहत बढ़ेगी, इस पर लगभग लोगों की निगाहें टिकी हुई है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 का बजट भी पिछली बार की तरह पेपरलेस होने जा रहा है। लोग सरकार से यूं भी उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेन का किराया इस बार नहीं बढ़ाया जाएगा, बढ़े हुए किराए को भी नियंत्रित किया जाएगा। वहीं प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत भी अब कम होनी चाहिए, ये लोगों की उम्मीद जरूर है। सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर आपको बता दें कि लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट आज पेश करने वाली हैं। तो आज देश का बजट पेश होने वाला है। सुबह 8:40 पर अपने घर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लिए निकलेंगी। सुबह 9 बजे वो नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचेंगी और 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने के बाद वो राष्ट्रपति भवन के लिए यहां से 9:20 को रवाना हो जाएंगे। 9:20 को राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने के बाद सुबह 10 बजे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि लगभग 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में बजट को आखिरी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद सुबह 11 बजे से लोकसभा में बजट पर स्पीच होगा और देश का बजट आप सभी के सामने होगा। तो आज देश का बजट पेश होने जा रहा है। लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। खास बात यह कि 5वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करने जा रही हैं। मोदी कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट इस लिहाज से भी बेहद खास इसे माना जा रहा है। तो केंद्र सरकार के इस साल के इस बजट से कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स को खासी उम्मीदें हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े संगठन क्रेडाई के पदाधिकारियों ने बताया कि आवासों की लागत कम करने के लिए जरूरी है कि सरकार छूट का दायरा बढ़ा दे। वाला बजट है उससे ठेकेदारों को, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को और बिल्डर्स को सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कम से कम बिल्डिंग मटेरियल की दरों में लगाम कसे, सीमेंट की दरें, सरिया की दरें कम हो, जिससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता आए और हम लोगों के लिए एक आसान माध्यम बन सके कि हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था में अपनी महती भूमिका निभा सकें। रियल इस्टेट के अंदर खरीदार है बिल्कुल लोअर क्लास आदमी, उसकी जो सब्सिडी की स्कीम है CLSS, सरकार से हम ये सभी यही चाहते हैं कि ये स्कीम बिल्कुल बरकरार रहे।
केंद्रीय बजट को लेकर बिजनेस एक्सपर्ट किस तरह के सुझाव देना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। बजट में तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ उम्मीदें ये हैं कि कराधान टैक्सेशन में जो है सरकार कुछ रिलीफ दे। मैं चाहूँगा इस बजट में जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है उसको 2.5 लाख से 5 लाख का किया जाए ताकि आमजन को राहत मिले। डीजल पेट्रोल पे इतना टैक्स लगा रखा है गवर्नमेंट ने जिसको कि कम करे ताकि आम जनता को राहत मिले। यदि वो पेट्रोल डीजल पे हो गया तो ये समझ लीजिए कि 80% जनता को राहत मिल जाएगी, क्योंकि आजकल बिना सवारी के कोई चलता नहीं। सरकार के पास में ये एक आखिरी मौका है कि अगर कुछ सौगातें या कोई गिफ्ट उनको पूरे देशवासियों को देना है तो इसी बजट के माध्यम से वो दे सकते हैं। तो देश का बजट आज पेश होने वाला है और जनता की इससे क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर चर्चा होगी 9 बजे से लाइव IBC 24 पर। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। लगातार मैराथन बैठकें वो कर रहे हैं। आज आईजी और एसपी से सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति पर खास बातचीत इस बैठक में होगी। पुलिस के नशा मुक्ति अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक में दोपहर 3:30 बजे कई मंत्री शामिल होंगे। सरकार ब्यूरोक्रेसी के बीच तालमेल की कवायद के रूप में इस बैठक को देखा जा रहा है। वहीं योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए इस बैठक में रणनीति भी बनाई जाएगी। तो आज बेहद खास ये मीटिंग होने वाली है। आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस में तमाम पदाधिकारियों से अधिकारियों से चर्चा आज होने वाली है। कानून व्यवस्था पर खास तौर पर बातचीत होगी। इसके साथ ही जिस तरह से मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान पर भी पूरी चर्चा आज पुलिस प्रभारियों के साथ वो करने वाले हैं। बैठक में दोपहर 3:30 बजे कई मंत्री भी सम्मिलित होंगे, उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की कॉन्फ्रेंस का ये दूसरा दिन है। कल पहले दिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों की तारीफ भी की थी और आज दूसरे दिन भी आईजी एसपी से कई मुद्दों पर, कई मसलों पर चर्चा होगी, मंथन होगा, कार्यों का फीडबैक भी लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में क्या है, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही नशा मुक्ति अभियान पर भी खास तौर पर आज बैठक में चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अफसरों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्हें जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभागवार विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को लेकर जानकारी ली है। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हम वो लोग हैं जिन्हें जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। आप शासन के प्रतिनिधि हैं, अच्छा कार्य देखकर मन में आनंद और प्रसन्नता होती है। हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आप साधारण नहीं, मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों में से चुनिंदा लोग हैं। 52 कलेक्टर, 10 कमिश्नर, वल्लभ भवन की सीनियर अफसर हैं। ये टीम मध्य प्रदेश है जो प्रदेश की उन्नति के लिए हर क्षण संकल्पित है। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 19.76% है। बैठक में शिवराज ने कहा कि हमें और अधिक जीजान और साहस के साथ लोगों की सेवा करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी कई उपलब्धियां हैं। गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना हमारा कर्तव्य है। मध्य प्रदेश के लिए ये साल चुनावी साल और ऐसे में राजनीति भी यहां पर देखी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। इसके साथ ही कमलनाथ से सवाल भी पूछा, जिस पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए। एमपी में विधानसभा चुनाव के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। शिवराज सिंह हर दिन एक सवाल कमलनाथ से पूछते हैं और कमलनाथ जवाब में पलटवार करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फसल बीमा के वादे पर सवाल पूछते हुए कहा कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर वचन पत्र में कहा था किसान को फसल बीमा का लाभ देंगे। क्या 18 महीने में आपने ये योजना बनाई? क्या किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला? कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर
फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। क्या ग्राम सभा की अनुशंसा इतनी बार नुकसान हुआ आपने ली, जवाब तो देना होगा। वहीं सीएम शिवराज के सवाल पूछने पर कांग्रेस के तरुण भनोट ने कहा कि विपक्ष से सवाल पूछना सीएम को शोभा नहीं देता। सीएम को सवाल पूछने की बजाय अब जनता को जवाब देना चाहिए। शिवराज जी को क्या ये शोभा देता है कि वो सवाल और जवाब करे? उसको तो ये बताना चाहिए कि मैंने प्रदेश में ये किया है। इस चुनावी साल में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल पूछने से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे और मंदसौर की बात कर लेते हैं। मंदसौर में आज से गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर आज इस उत्सव का आगाज करेंगी। 5 दिनों तक के वाटर बेस्ड एडवेंचर यहां पर होगा। लैंड और एयर बेस्ड एडवेंचर भी यहां पर करवाया जाएगा। वहीं पर्यटकों के ठहरने के लिए यहां पर टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। बेहद खास इस बार ये उत्सव रहने वाला है। 5 दिनों तक के वाटर बेस्ड एक्टिविटीज यहां पर कराई जाएंगी। वाटर के साथ ही लैंड एंड एयर एक्टिविटीज भी यहां पर होगी, जिसको लेकर मंदसौर के साथ साथ आसपास के लोग भी बेहद उत्साहित हैं। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहां पर खास तौर पर टेंट का निर्माण किया गया है और आज गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आगाज जो अगले 5 दिनों तक चलेगा। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर इस उत्सव का आगाज आज मंदसौर में करने वाले हैं। राज्य सरकार चुनावी साल में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कई सौगातें दे रही है। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों को अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ते का ऐलान किया और इसका आदेश भी जारी किया गया है कि 1 जनवरी 2023 से प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मगर कुछ कर्मचारी संगठनों ने अब इसमें विसंगति बताकर इसका विरोध शुरू किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का यह कहना है कि जब अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो हमें जनवरी 2023 से आखिर ये क्यों? कर्मचारियों के मुताबिक ये फैसला सरकार ने कर्मचारियों के हक के 427 करोड़ रुपए बचाने के लिए किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। वहीं कर्मचारियों की ये भी मांग है कि उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही प्रदेश के कर्मचारियों को भी जुलाई 2022 से ही एरियर सहित महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। कर्मचारियों के मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में आमने सामने है। मांग कर रहे हैं कि हमें केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से दिया जाए, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई अवसरों पर बोल चुके हैं। लेकिन उसके लिए हमें पाई जैसा उन्होंने कहा था देंगे, लेकिन हमें पाई के लिए तरसाया के लिए हम कल बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार जब से मार्च 2020 से आई है, निरंतर हर वर्ग के लिए काम किया है, जिसमें एक लाभार्थी वर्ग कर्मचारी भी है, उनके लिए किया गया है और भी आगे वाले समय में किया जाता रहे। कर्मचारी भाइयों की बातें जायज़ हैं। जब केंद्र ने जुलाई से डीए बढ़ाया तो मध्य प्रदेश जुलाई से उनको उसका लाभ क्यों नहीं दे रही है? इधर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों को शुरू कर दिया। फिलहाल मध्य प्रदेश से कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। कांग्रेस पिछले चुनाव में छिंदवाड़ा सीट ही जीत सकी थी। बाकी के सभी 28 सीटों पर कांग्रेस की तगड़ी हार हुई थी, वो भी उन सीटों पर जो भी कभी भी कांग्रेस का गढ़ रही। बात करें तो कांग्रेस मध्य प्रदेश की 10 आरक्षित सीटें भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन, मंडला, रतलाम, खरगोन के साथ बैतूल पर पिछले 2 चुनावों से हार रही है। अब कांग्रेस ने 2 साल पहले ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों पर एक्साइज शुरू कर दी है। बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में इन सीटों पर लीडर डेवलपमेंट मिशन के तहत समन्वयकों की नियुक्ति भी की है, ताकि ये समन्वयक जल्द से जल्द नए चेहरों की तलाश के साथ ही संसदीय क्षेत्र के सियासी गणित की रिपोर्ट तैयार कर सकें। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के मिशन पर सवाल उठा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत पूंजी बनकर सामने आएंगे। 10 आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने काम प्रारंभ किया, ये वाक्य अपने आप में हास्यास्पद है। कमलनाथ जी अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए और राहुल गांधी को संदेश देने के लिए करते रहते हैं। इनका जमीन पर ना कभी प्रभाव था और न कभी होगा। मौसम का हाल भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने एक बार फिर से ठंड को बढ़ा दिया है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा प्रदेश में चल रही है। इस वक्त ग्वालियर, चंबल, अंचल के कई जिलों में बारिश के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं। वहीं रतलाम, शिवपुरी और श्योपुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। मंदसौर, नीमच के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ओले गिरने की जानकारी निकलकर सामने आई है। तो प्रदेश में एक बार फिर से ठंड का कहर देखा जा रहा है। ग्वालियर, चंबल, अंचल के कई जिलों में जहां मौसम विभाग ने बारिश के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर
दिया था, तो वहीं रतलाम, शिवपुरी और श्योपुर में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। तो प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी बढ़ी है। इस लिहाज से आपको अपना खास ख्याल और खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान देना है। बात सागर जिले की है, जहां के बंडा से पानी के लिए खोदे जा रहे बोरवेल से पानी तो नहीं निकला, लेकिन 400 फीट से अधिक गहरे इस बोर से ज्वलनशील गैस जरूर बाहर निकलने लगी है। ग्रामीणों ने जैसे ही बोर के मुहाने पर माचिस की तिली दिखाई तो तुरंत यहां पर आग भभक उठी, जिसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। पेयजल की यहाँ समस्या है, तो हेडपंप के लिए मशीन लगी थी, तो उसमें पानी निकला नहीं। पानी नहीं निकला तो जब मशीन यहाँ से हटी तो उसमें से आवाज आ रही थी गड्ढे में से। तो गांव के लोगों ने देखा कि ये आवाज किस बात की आ रही है, तो उनने देखा जैसे काड़ी लगा के देखी ना, तो उसमें आग जल रही। तो जब से ये 5 बजे से जल रही है मान। इधर कटनी के रंगनाथ नगर थाना इलाके के झर्रा टिकुरिया में जबलपुर के 2 शातिर अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की है। दोनों ही बदमाश फरारी काटने के लिए किराए का मकान लेकर यहां रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक जबलपुर के 2 शातिर अपराधियों जीत चतुर्वेदी और आकाश ग्राउकर के कटनी में फरारी काटने की सूचना उन्हें प्राप्त हुई। दोनों की लोकेशन झर्रा टिकुरिया में ट्रेस की गई और पुलिस की टीम ने उस मकान पे धावा बोला जहां पर दोनों बदमाश किराए से रह रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर जीत चतुर्वेदी को गिरफ्त में ले लिया। उसके पास से 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस बीच दूसरा बदमाश आकाश पड़ोस के घर में घुस गया। जीत ने उसे आवाज देकर फायर करने के लिए कहा। वहीं आकाश ने पुलिस टीम पर फायर करने पिस्टल भी उठाई। इसी दौरान आरक्षक प्रशांत ने उसका हाथ मरोड़ दिया, जिससे गोली सामने चलने की जगह फर्श पर जा लगी और पुलिसकर्मियों ने आकाश को धर दबोचा। 2 आरोपी 2 व्यक्ति जो पिस्टल लिए हुए थे वो इनको देख के भागे। अब ये स्टाफ ने भी घेराबंदी किया। दूसरा उसका जो साथी था आकाश ग्राउकर, उसने जो है अपनी पिस्टल से फायर किया और हमारे स्टाफ ने बहुत बहादुरी से काम करते हुए दोनों को पकड़ लिया। दोनों से पिस्टल भी बरामद कर लिए और दोनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। महू से ओंकारेश्वर रोड जाने वाली 146 साल पुरानी इकलौती मीटरगंज लाइन अब इतिहास बन चुकी है। रेलवे ने इंदौर खंडवा लाइन पर मीटर गेज रेलगाड़ी का संचालन हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आज इस ट्रेन के आपको बता दें कि आखिरी सफर में यात्रियों को भी भावुक कर दिया। इस ट्रेन से रोज अप डाउन करने वाले कुछ यात्रियों की पलकें भी नम नजर आई। यात्रियों ने ट्रेन की बोगियों पर विदाई संदेश भी लिखा है। वहीं लोगों ने खुशी भी प्रकट किया। इस ट्रैक के ब्रॉड गेज परिवर्तन से उत्तर से दक्षिण को जोड़ता ये ट्रैक क्षेत्र में विकास के नए द्वार खोलेगा। मीटर गेज लाइन का निर्माण सन 1874 से 1878 में ब्रिटिश सरकार ने होलकर शासकों के सहयोग से करवाया था। उस वक्त रेलवे लाइन व्यापार, व्यवसाय, आवागमन और हथियारों को मध्य भारत से दक्षिण भारत में पहुंचाने का काम किया करती थी। अजमेर भी जाते थे, हम रतलाम जाते थे, रतलाम से चेंज करते थे। मीनाक्षी एक्सप्रेस वगैरह सब चलती थी यहाँ पे। जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण हो इसका भी। अभी तो सफर करना पड़ेगा बस से। ब्रॉड गेज इंदौर से खंडवा से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत पूरा जुड़ जाएगा। इधर मालवा क्षेत्र से लेकर उत्तर भारत भी जुड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस शहर को और इस क्षेत्र को और निमाड़ जिले को मिलेगी। और अब बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जहां ग्वालियर शहर में मंगलवार से बैडमिंटन के रोमांचक मैच से आगाज हुआ है। बैडमिंटन के मुकाबले में राजस्थान के सरकार सारस्वत ने कर्नाटक के निकोलस नाथन राजन को पहले सेट में 21-14 से शिकस्त दी, तो वहीं बालिका वर्ग में कर्णिका ने दूसरे सेट में हीरल चौहान को 21-17 से हराया। 11 दिनों तक चलने वाले यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश सहित देश भर के 774 खिलाड़ी शामिल होंगे। बता दें कि आने वाले दिनों में बैडमिंटन, हॉकी, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट, कलरपट्टू की प्रतियोगिताओं का भी यहाँ रोमांच देखने को मिलेगा। आज से बैडमिंटन शुरू हुआ है। अभी 2 बजे से, दोपहर में 2 बजे से स्टार्ट किया है। हम मध्य प्रदेश को इतने बड़े मौका मिला है, अच्छा मौका मिला है इतने बड़े खेल का आयोजन करने के लिए, और इसमें कम से कम बहुत सारे बच्चे पूरी इंडिया से आके खेल रहे हैं और ग्वालियर के लिए इतनी महत्वपूर्ण बात है ये। मैच इतना अच्छा जो सोचा था उतना नहीं खेल पाया मैं, लेकिन काफ़ी टफ कंपटीशन था और प्री क्वार्टर में हारा हूँ मैं 3rd सेट, और इसमें काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिला मुझे
मैं काफ़ी पहले भी खेल चुका हूँ मैं सेम प्लेयर के साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मैराथन बैठकों का दौर जारी। आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन, जिसमें सीएम आला पुलिस अफसरों से कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे चर्चा। मंडला में पानी की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसे लेकर नाहर बेली के ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन। ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर 50 किलोमीटर तय करके कलेक्टर कार्यालय का किया रुख और पानी दो के नारे लगाते रहे। कटनी में जबलपुर के शातिर अपराधियों ने 2 थाने की पुलिस टीम पर पिस्टल से किया फायर। मौके पर ही दोनों आरोपी गिरफ्त में। सागर के बोरवेल में पानी की जगह निकल रही है आग। ग्रामीणों के मुताबिक जब उन्होंने माचिस की तीली जलाई तो बोरवेल में आग जलने लगी। साथ ही ये भी कहना है कि बड़े क्षेत्र में कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। गायों की मौत के मामले में पशुपालन विभाग को नोटिस जारी किया गया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जबलपुर में महिला की कार से कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस कार जब्त कर महिला से पूछताछ कर रही है। मामला ओमती थाना इलाके का है। सतना में किसान की हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने 29-30 जनवरी को वारदात को दिया था अंजाम। आरोपियों को जेल भेजा गया। ग्वालियर पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 80,000 की स्मैक और 1 पिस्टल भी बरामद। इंदौर में 2 बार डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जिला अस्पताल नई बिल्डिंग की ओपीडी शुरू नहीं कर सका, जिसे 26 जनवरी से शुरू करने का आदेश था, लेकिन अब मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। भोपाल में कोल्ड वेव ने ठंड को बढ़ाया है। प्रदेश में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है। वहीं ग्वालियर, चंबल, अंचल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की भी संभावना।